सभी को नमस्कार। आज 10th की इकोनॉमिक्स क्लास के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसका हम आज भाग 1 बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से, मीन्स जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हम जानेंगे कि जो हमारे भारत की जीडीपी है उसको बढ़ाने में इन सभी क्षेत्रों का क्या योगदान है, कौन सा क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है भारत की जीडीपी को बढ़ाने में, उस सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। जीडीपी होती क्या है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, वो देखेंगे हम, और ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा क्षेत्र भारत के रोजगार में कितना योगदान दे रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था मीन्स उसकी जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है, मुद्रा के रूप में भी और प्रतिशत के रूप में भी। वो सारा आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही साधारण से तरीके से हम देखेंगे कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, उनके उदाहरण क्या हैं, उनका क्या योगदान है, उन सब के बारे में जानेंगे। अगर आप लेक्चर को, इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको तभी समझ आ जाएगा कि ये लेसन क्या समझाना चाह रहा है आपको। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। देखिए, जो आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। लेसन है 2 भाग 1। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहला ये लेसन आपको देने के उद्देश्य क्या है। देखिए, बच्चों को ये ज्ञान देना कि भारत में जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी गतिविधियां करवाई होती हैं, उनका ज्ञान आपको करना। संगठित असंगठित क्षेत्र क्या हैं, सेवा क्षेत्र जो कि जिसे हम तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसका महत्व बताना कि जो भारत की जीडीपी है, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उसमें उसका बढ़ाने में क्या योगदान है तृतीय क्षेत्र का, वो ज्ञान आपको करवाना। अब हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, जो हमारी गतिविधियां हैं औद्योगिक, उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड। प्राइमरी सेक्टर है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जो सेकेंडरी है उसे द्वितीयक क्षेत्र, और जो टेरिटरी है उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी क्षेत्र क्या है या प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं वो क्या है। देखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, खनन, मछली पालन आदि उद्योगों का प्रयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण क्या हैं। देखिए, कृषि करना, पशु पालना, मछली पालना, वनों से जो लकड़ियां हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, वो सब जो हमें मिलती हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है। आइए देखते हैं उसका मीनिंग क्या है द्वितीयक क्षेत्र का। देखिए, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ियों से कागज़ बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। देखिए, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, माइनिंग है, एनर्जी से रिलेटेड वर्क है,
वो सब इसी में ही आ जाता है। अब हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, यह क्षेत्र वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं करता, सबसे पहली बात, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे आपका बैंक हो गया, शिक्षा हो गई, संचार के साधन हो गए, यातायात के साधन हो गए, वो सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। देखिए, मान लीजिए किसान ने वस्तु उत्पादित की, लेकिन जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा वो अपनी उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र तक नहीं पहुंचा सकता, और द्वितीय क्षेत्र ने जो बना लिए है वो आगे पहुंचाने के लिए उपभोक्ताओं तक हमें फिर से साधनों की ज़रूरत है, यातायात के। तो इसलिए जो सेवा क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। देखिए, विमान सेवा, अस्पताल, टैक्सी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंक, डाकखाने, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण, ये आपको बताना है। कल्पना करें यदि किसान चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? द्वितीय क्षेत्र पर, क्योंकि वो प्राइमरी पर निर्भर है। देखिए, जहाँ पर जिस इंडस्ट्री में चीनी उत्पादित हो रही है, अगर उसे गन्ना ही नहीं मिलेगा तो वो चीनी तो बना ही नहीं सकता, तो वो फैक्ट्रियाँ तो बंद हो जाएंगी। अगला वो कहता है, कल्पना कीजिए भारतीय बाज़ार से कपास नहीं खरीद कंपनियां जो है भारतीय बाज़ार से कपास ना खरीद के विदेशों से आयात करती हैं, तो कपास की खेती पर इसका क्या प्रभाव होगा? जो किसान है वो कपास उगाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब उन्हें मूल्य ही नहीं मिलेगा, उनकी चीज़ बिकेगी ही नहीं, वो तो उस चीज़ को क्यों उत्पादित करेंगे। अगला देखिए, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसे अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें यदि उर्वरक और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम होगा। तो इससे किससे अधिक फर्क पड़ेगा? आम उपभोक्ताओं को भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, जो एक चीज़ उत्पादित हो रही है, किसान नुकसान उठा के तो उस चीज़ को बेचेगा नहीं ना। मान लीजिए एक बार उठा लेगा नुकसान, हर बार वो नुकसान थोड़ा ना उठाएगा, वो कीमतें बढ़ाने की मांग करेगा। तो जो कीमत बढ़ेगी, इंडस्ट्री वालों को भी बढ़ के मिलेगी और जो उपभोक्ता हैं उन्हें भी बड़ी कीमत मिलेगी, तो इसका प्रभाव सभी पर आएगा। चलिए, ये हमने एक गतिविधि जो आपकी बुक में दी हुई थी उसे देखा है। अब हम आगे चलते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो जीडीपी क्या है? देखिए क्या कह रहा है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों का योगफल देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य है ये, जिसे हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ये अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रकट करता है। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी जीडीपी होगी उतना ही आपका देश बढ़िया माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं ग्राफ्स के माध्यम से कि जीडीपी का क्या योगदान है, जीडीपी को बढ़ाने में विभिन्न सेक्टर्स का क्या योगदान है। तो देखिए, पहला जो डायग्राम है वो मुद्रा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ये जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र हैं वो जीडीपी को बढ़ाने में कितना योगदान दे रहे हैं मुद्रा में।
ये हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, चलिए इनसे देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का भारत की जीडीपी में क्या योगदान है। ये जो आंकड़े हैं वो करोड़ में हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं 1973 और 74 में जो भारत की जीडीपी थी 5,20,000 करोड़ के लगभग थी, और जो कि बढ़कर कितनी हो गई है अब 56 लाख करोड़ से भी ऊपर है इस समय भारत की जीडीपी। आप ये लगाइए 56 लाख करोड़ के बराबर है हमारी भारत की जीडीपी। तो देखिए कितना विकास हुआ है भारत का 1973-74 से 2013 और 14 के बीच में 40 वर्षों में हमारी जीडीपी जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान भी बढ़ गया है। देखिए सबसे ज़्यादा जो इस समय जीडीपी में क्षेत्र योगदान कर रहा है वो है तृतीय क्षेत्र। जो ग्रीन है वो तृतीय क्षेत्र को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान देखिए कितना बढ़ चुका है। अगली स्लाइड देखते हैं, अगला ग्राफ। देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, उसमें तो हमें मुद्रा के रूप में दिया हुआ था, लेकिन इस ग्राफ में हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान। अब बहुत ध्यान से देखिए, जो ब्लू है वो प्राथमिक क्षेत्र, रेड द्वितीयक और ग्रीन तृतीयक को। जो 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान देखिए कितना था 40%, द्वितीय क्षेत्र का 12% और बाकी किसका था तृतीय क्षेत्र का। मतलब जो 48% था वो तृतीय क्षेत्र था। देखिए 2013-14 में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 12%, जो द्वितीय क्षेत्र है वो 32%, मतलब 12 ये 20% आ गया, और बाकी सारा क्या है तृतीय क्षेत्र, ठीक है जी। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान देखिए इस समय कितना बढ़ चुका है, 68% योगदान दे रहा है तृतीय क्षेत्र हमारे देश की जीडीपी में। चलिए अब देखते हैं कि रोज़गार में कौन सा क्षेत्र कितना योगदान कर रहा है। ये सब चीज़ें देखनी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपको एक मेन प्रश्न बनता है, लगभग वो हर बार एग्ज़ाम में आता है कि तृतीय क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि तृतीय क्षेत्र मुद्रा के रूप में, प्रतिशत के रूप में, रोज़गार के रूप में कितनी हिस्सेदारी दे रहा है। अब हम देखते हैं रोज़गार में। तो देखिए 1972-73 में जो प्राथमिक क्षेत्र था वो 74% रोज़गार दे रहा था, जो द्वितीय क्षेत्र है वो 11% और तृतीय 15%। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, 2011-12 में 49% लोगों को कृषि से रोज़गार मिल रहा है, 24% को फैक्ट्रियों में काम मिल रहा है, और 27% जो लोग हैं वो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो देखिए आज हमने ये सारा जाना कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, उनका जीडीपी क्या होती है, भारत की जीडीपी को बढ़ाने में इन तीनों क्षेत्रों की क्या भागीदारी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।